गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 को अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। आज लेक्चर 2 पे अपने पास हेडिंग है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा हेडिंग है ये। इसमें क्या होता है, जो मेटल सरफेस होती है इस पे अपन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या फिर डेफिनेट एनर्जी वाले फोटोन्स को इंसिडेंट करवा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, या यूँ कहें अपन कि मेटल की सरफेस पे एक निश्चित ऊर्जा या निश्चित आवृत्ति वाले फोटोन आके टकराते हैं, ठीक है, जिससे मेटल से क्या इजेक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर मूव करेंगे? बताओ, डिटेक्टर की ओर। यानी कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा। लाइट के कारण, फोटो के कारण या फोटोन के कारण यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है जिसमें अगर हम मेटल की सरफेस पे एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या एक डेफिनेट एनर्जी वाले फोटोन्स को इंसिडेंट करवाते हैं, आपतित कराते हैं, तो ये फोटोन जब धातु की सतह से टकराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन यानी निष्कासन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे डिटेक्टर की ओर तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रभाव को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। व्हाट इट? देन नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है अपने पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो अगर पिछली स्लाइड की बात करें तो ये जो मेटल होती है ना बड़ा, इस मेटल की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में और फोटोन की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा? तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, उसकी वैल्यू मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही ये फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर पाएगा, है ना। अगर आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो ऐसा फोटोन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी की जगह अपने एक और वर्ड काम में लेंगे, वर्क फंक्शन, या फिर इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप बताओ दहलीय आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ? कि मेटल की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, निष्कासन के लिए आवश्यक होती है, उसे धातु की दहलीय आवृत्ति बोलते हैं। ऐसे ये है बेटा फोटोन की एनर्जी E=h/v, एनर्जी ऑफ फोटोन। और यहाँ मेटल के लिए बोलेंगे अपन वर्क फंक्शन या फिर W, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन को। तो वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कि मेटल की वह मिनिमम डेफिनेट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए आवश्यक होती है, उसे धातु की दहलीय ऊर्जा या धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसकी वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। कुछ मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कुछ मेटल ऐसी होगी जो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, राइट। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड दोबारा समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स क्या था? कि डेफिनेट एनर्जी या डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स आते हैं, मेटल से टकराते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यानी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, एक चीज। दूसरा, धातु की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए आवश्यक होती है, उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि दहलीय आवृत्ति। द थर्ड पॉइंट, धातु की वह मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी ऑफ मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। देन थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात अपन कर चुके हैं अभी देखो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी मेटल सरफेस के लिए, इसको वर्क फंक्शन भी अपन बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको भी हमने अभी रिवाइज किया था, डिनोटेड एज न्यू नॉट। और ये भी किसी भी मेटल के लिए क्या होगा? करेक्टरिस्टाइज फ्रीक्वेंसी होती है। हर मेटल के लिए इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सिंपल सा फिनोमेना, कोई भी लाइट सोर्स होता है, वो जो लाइट इमिट करता है, उस लाइट सोर्स को जब अपन प्रिज्म से पास करेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर एक सीक्वेंस मिलेगा अपने को कलर का। उस स्पेसिफिक
सीक्वेंस, उस विशिष्ट क्रम को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है, कोई भी लाइट सोर्स होता है जो वो लाइट इमिट करता है, तो उस इमिटेड लाइट के पाथ में अगर हम कोई सब्सटेंस रख देते हैं तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ कलर को एब्जॉर्ब करनेगा। तो अपने को फोटोग्राफिक प्लेट पे उन लाइट रेस की जगह डार्क लाइन मिलेगी, जो क्या इंडिकेट करेगा कि वो लाइन्स जो हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट पर नहीं पहुंच पा रही। जैसे यहाँ पे एक फोटो मिलेगा अपने को, ये वाला, ये मान लो कोई लाइट सोर्स है जो यहाँ से जा रहा है, बीच में ये सब्सटेंस मान लो कुछ कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। फॉर एग्जाम्पल वाइट लाइट में आपको पता है कौन से कलर होते हैं, VIB, GYOR, दीज आर द कलर्स इन वाइट लाइट। अब मान लो इसमें से सब्सटेंस है जो बीच में हमने कोई मैटर, कोई पदार्थ रखा है, इसने अगर मान लो रेड कलर को, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया होता, तो फिर जो रिमेनिंग लाइट प्रिज्म से होके अपने को फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेगी, उस फोटोग्राफिक प्लेट वाले स्पेक्ट्रम के अंदर ये कलर जो यहाँ एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो वहाँ पे अपने को नहीं मिलेंगे, उनकी जगह पे डार्क लाइंस मिलेगी। इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऐसे इमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी लाइट सोर्स होगा सारे कलर को इमिट करेगा और प्रिज्म से पास होने के बाद हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे सभी कलर का एक डेफिनेट या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑब्टेन होगा, उसका नाम हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। इसे हम ऐसा का वैसा फॉर्मेट इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए। लाइन स्पेक्ट्रम ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए अपन बोलते हैं। जब अपन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन लेकर हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब से ब्लू कलर की लाइट ऑब्टेन होगी। उस ब्लूइश लाइट को जब प्रिज्म से पास करके अपन फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन करते हैं तब वहाँ मिलता अपने को हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ वाली बहुत सारी लाइंस की सीरीज मिलती है। इन सीरीज को जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पे इन सीरीज का नाम रखा जाता है, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुल और हम्फ्री। जैसे इसके लिए ये वाला पैटर्न अपने पास है, ये सीरीज के नाम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुल। N1 का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कौन से सेल के अंदर पहुंचेगा। अगर लाइमन सीरीज है तो वहाँ पे N1 की वैल्यू 1 होगी। और स्पेक्ट्रल रीजन का मतलब ये वाली सीरीज जो है आपको लाइमन सीरीज, वो कौन से रीजन में दिखेगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, इंफ्रारेड, ये सारे क्या होता है, ये होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये जो अपने पास फोटो है जिसमें सारे जो कलर्स होते हैं उन कलर्स को अपन उनकी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखते हैं उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो सीरीज की बात कर रहे थे अपन वो ये यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम। तो आप देख लो जैसे फॉर एग्जांपल N7 से कहा जा रहे लाइंस N1 के सेल में, फर्स्ट सेल में, तो ये जो ट्रांजिशन होके सारी लाइंस 1 पे पहुंच रही है इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। और ये अपने को कहाँ ऑब्जर्व होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। सेम ऐसे ही बामर सीरीज विजिबल रीजन में, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। तो ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है जिसमें हमने पढ़ा कि जब एटॉमिक हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर के अपन फोटोग्राफिक प्लेट पे पहुंचाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी लाइंस की जो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइंस होती हैं उनकी एक सीरीज मिलेगी। अलग अलग सीरीज का नाम उनके डिस्कवरर साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता है। बोर का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में इम्प्रूवमेंट किया था। जो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी, उनको इम्प्रूव करके नया मॉडल बोर ने रिप्रेजेंट किया था। इसके अकॉर्डिंग बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों और डेफिनेट एनर्जी वाले सेल्स में ही रोटेट होते हैं और इन डेफिनेट एनर्जी सेल्स को एनर्जी लेवल और बीट्स या फिर एनर्जी सेल कहा जाता है। ये स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन इन सेल्स के अंदर रोटेट हो रहा है तब वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। द नेक्स्ट फिनोमेना अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन के उन्हीं सेल्स के अंदर रोटेट होंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम MVR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस जो है h/2 पाई का होल नंबर,
यानी एन की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है वो होल नंबर होनी चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी में घूम रहा है तब तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन नहीं करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रेवल करता है, ट्रांजिशन करता है, तब तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और इसका रिवर्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन करेगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी का ये इमिशन और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी ऊर्जा का जो ये अवशोषण और उत्सर्जन हो रहा है, वो इस वाले फॉर्मूले से अपन फाइंड करते हैं, डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। फाइनल वाली जो सेल थी उसमें एनर्जी क्या थी और इनिशियल सेल के अंदर जो एनर्जी है उन दोनों का डिफरेंसेस। बोर मॉडल के एप्लीकेशंस, बोर मॉडल ने किसी भी एटम के अंदर रेडियस को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना और एनर्जी, जो अपने पास तीन फॉर्मूले। रेडियस के लिए यहाँ पे जो लिखा 52.9 पिकोमीटर, इसको अपन थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, Rn इक्वल्स टू 52.9। हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते थे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तब आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रम के अंदर। ये किसी भी ऑर्बिटल के लिए रेडियस का फॉर्मूला है। R इक्वल्स टू एन और जेड कौन है, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सेल के अंदर रोटेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 जो भी होगी, और जेड जो अपॉन में लिखा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे अपन तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, और जो अपना आंसर आएगा वो एंगस्ट्रम यूनिट में, इस वाले फॉर्मूले में पिकोमीटर में लिखा। बहुत सारे करेक्ट, नॉट ए प्रॉब्लम। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अच्छा, रेडियस के साथ साथ अपने को एनर्जी वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। किसी भी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट हो रहा है तो उसको एनर्जी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नेगेटिव का मीनिंग है एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन कहाँ में लेना है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, वैल्यू आपको यहाँ पे जूल में मिलेगी। एन और जेड का मीनिंग वही है जो अभी हमने समझा था। एन मीन्स नंबर ऑफ सेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, और जेड का मीनिंग होगा बेटा एटॉमिक नंबर्स। देन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने कहा था कि कोई भी जो पार्टिकल्स होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम लिखें यहाँ पे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंटम, तो स्टेटमेंट बनेगा इसका, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल या मैटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा h। h मतलब वही प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू इसकी फिक्स थी 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अपॉन में लिखा हमारे पास p, और p आपको पता है बेटा मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो अपन इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p इक्वल्स टू h अपॉन mv। रही बात SI यूनिट, तो आप फाइंड क्या कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो यहाँ पे वेवलेंथ, और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, करेक्ट ना। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है उसके लिए दो चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। कौन सी दो चीज़ें, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम, है ना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो इस एटम के अंदर, वो अगर यहाँ पे हम अगर इसकी पोजीशन फिक्स करेंगे तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, और अगर हम इसको मूवेबल कंडीशन में मानेंगे तो हम इसकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक साथ फाइंड नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 इसमें p आपको याद है मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम की जगह ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, मास इंटू वेलोसिटी। मास इलेक्ट्रॉन के लिए होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट होगा, इसलिए इसके पहले डेल्टा साइन नहीं आएगा। हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे कि डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी देन ग्रेटर एन इक्वल टू h अपॉन 4 m यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको अपने डिवाइड में भेज दिया। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, ये मोमेंटम को शो करेगा,
यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और यहाँ पे आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, और मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं बेटा, कोई भी एटम है अपने पास, उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, सेल में भी कौन से सब सेल में है, सब सेल में कौन से ऑर्बिटल में है, और उसमें भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए जिन नंबर्स का अपने को यूज़ करना होता है दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक अपने पास होती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अपने को, अबाउट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। अब अलग अलग क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट अपन चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उससे पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंसेस हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं, डिफरेंट इन शेप हो सकते हैं, ऑर्बिटल का अलग अलग शेप होगा ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड वो डम्बल शेप होते हैं, डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इनका भी शेप अलग अलग होता है। वेल डिफाइंड पाथ होता है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस के वेल के साथ में होगा ये। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। ये वापस रिपीट हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गए वापस, जो अपन पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी बेटा, ये आपको बताएगी अबाउट सेल, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कौन सी सेल के अंदर रोटेट हो रहा है। जैसे अपन बात करें एन की वैल्यू, कि एन इक्वल्स टू अगर 1 है तो कौन सा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, के सेल। अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल, 3 है तो एम। और यहाँ ध्यान देने वाली बात, अगर एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, और अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी नंबर ऑफ सेल्स जो है क्वांटम नंबर्स, वो भी कौन सा वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस एटम की साइज भी इंक्रीज होगी। एक चीज, वन मोर थिंग इज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, अबाउट द सेल, कोष या कक्षा के बारे में बताती है। और इसकी जो वैल्यू है ना बेटा, वो 1 2 3 4 से लेके अपन इन्फिनिट तक जा सकते हैं, यानी होल नंबर होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, और फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। ऑर्बिटल में अपने पास सेकंड क्वांटम नंबर आ रही है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगलसी क्वांटम संख्या। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एल से, और ये क्वांटम नंबर हमें बताएगी सेल के अंदर जो सब सेल होते हैं, यानी किसी कोष के अंदर जो उपकोष होते हैं, उनके बारे में जानकारी हमें कौन देगा बताओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगलसी क्वांटम संख्या। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो इसकी जो वैल्यू है ना बेटा, वो 0 से लेकर के n-1। तो दोनों डिफरेंस है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आपने कहा था 1 से लेके इन्फिनिट तक था, जबकि यहाँ वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेकर n-1। इसमें n कौन हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n और l की वैल्यू, इसका मतलब कभी भी आपस में क्या नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती। वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होगा। अगर किसी सब सेल के लिए इक्वल हो जाएगा तो अपन बोलेंगे ऐसा उपकोष एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सीक्वेंस अपने को याद रखना। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब सेल बनेगा, एस सब सेल। अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सब सेल, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, जी, एच, ये वैल्यू आगे कंटिन्यू चलती रहती है। तो अब अगर वैल्यू ऑफ एल 0 तो बताओ कौन सा सब सेल बनेगा, एस सब सेल। अगर एल वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू 1 है, पी सब सेल, 2 है तो डी सब सेल, 3 है तो एफ, ऐसे कंटिन्यू ये सीक्वेंस चलेगा। ठीक है,
तो बताओ वापस आप मेरे को एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। फर्स्ट पॉइंट, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी आपको? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल, यानी यह क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बेटा? 0 से लेकर के n-1 तक होगी। और थर्ड जो पॉइंट है इसका कि अगर L की वैल्यू 0 तो S सब सेल, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, ये सब सेल। ऑर्बिटल इन क्वांटम नंबर्स में ये वापस वैल्यू ऑफ n देखो, अगर n की वैल्यू 1 तो n जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो n होता है उसकी वैल्यू n-1 के बराबर होती है। जब अपने पास n ही 1 है तो यहाँ अपन लिखेंगे n-1 तो कितना हो जाएगा? 0। और जब L की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सबसेल बनेगा? 1s सबसेल। यहाँ पे ये जो 1 लिखा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ सबसेल यहाँ पे एक ही होगा अपने पास S के अंदर। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करते हैं? L की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी होती है। तो एक वैल्यू 0 हो जाएगी और एक वैल्यू 1, और ये बन जाएगा 2s और 2p। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल यहाँ पे 2 हो जाएंगे, एक 2s बन जाएगा, एक 2p बन जाएगा। सेम एज अगर n की वैल्यू 3 है अपने पास तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? फॉर्मूला क्या था? n = 0 से लेके n-1 तक। तो जब n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0, 1, 2। अगर L 0 है तो ये बन जाएगा 3s, 3 और 1 3p, 3 और 2 तो 3d। ये सब सेल्स ऐसे बनाए जाएंगे। देन अपने पास आ रहा नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन देगी अबाउट ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यू है ना बेटा वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -L से लेकर के +L, और बीच में आएगा अपने पास 0। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन -L to +L इंक्लूडिंग 0। जैसे अगर हम बात करें कि L की वैल्यू अगर 0 है तो ये सब सेल कौन सा वाला बनेगा? S सब सेल। अब आप बताओ m की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे आंसर मिलेगा अपने को 0। कैसे? कि फॉर्मूला था -L से लेके +L। तो जब L ही आपको यहाँ पे 0 गिवन है तो m की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 0। हाँ, अगर आपको L की वैल्यू 1 गिवन होती तो पता है जब L बराबर 1 होता तो कौन सा सबसेल बन जाता है? P सबसेल। अब हमें पता करना कि P सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अपना फॉर्मूला -L से +L, तो L कितना बताओ? 1। सो वैल्यू ऑफ m = -1, 0 और +1। तो बताओ कितनी वैल्यू मिली अपने को? 3 वैल्यू। इसका मतलब जब P उपकोष होगा, जब P सबसेल होगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे अपने को? 3। ये इसका पूरा एक फ्लो डायग्राम्स बन जाएगा कि अगर n की वैल्यू 1 तो L भी होगा 1, m की वैल्यू भी 0। दोनों 0 कैसे होगी? क्योंकि m = होता है -L to +L। तो जब L ही 0 चल रहा है m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितना मिलेगा? ओनली 1, और वो भी कौन सा वाला होगा? s ऑर्बिटल। करेक्ट। ऐसे जब n की वैल्यू 2 होगी तो इसके L की वैल्यू 0 और 1, 0 में तो वापस सेम सीक्वेंस बनेगा। लेकिन जब L की वैल्यू 1 हो जाएगी तब आपको m की 3 वैल्यू मिलेगी, -1, 0 और +1। यानी कि कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों की संख्या किसके अंदर? P सबसेल, P उपकोष में 3 कक्षक मिलेंगे। सेम ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो L की वैल्यू 0, 1 और 2 इक्वल नहीं रखनी, n और L इक्वल नहीं हो सकता। अब n की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? -2, -1, 0, +1, +2। कितनी वैल्यू मिल रही बताओ आपको? 5 वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो D सबसेल है, जो D उपकोष है
उसमें कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे अपने को, 5 ऑर्बिटल। सेम ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। अगर हम इस वाले केस को डिस्कस करें तो बताओ जब l की वैल्यू 3 है तो ये कौन सा सबसेल यानी कौन सा उपकोष बनेगा, f उपकोष। अब हमें ये पता करना है कि f उपकोष में ऑर्बिटल्स यानी कक्षक कितने होंगे। तो फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल्स टू -L2 + L। L की वैल्यू क्या लेके चल रहे अपन, 3। तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। जितनी m की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो आपको m की 7 वैल्यू मिल रही है f उपकोष के अंदर। इसका मतलब f उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल 7। ये आ गया अपने पास लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या, जो हमें बताएगी इलेक्ट्रॉन के रोटेशन या ओरिएंटेशन के बारे में कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट हो रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्पिन क्वांटम नंबर में अपने पास फिक्स है, ये 2 ही वैल्यू मिलेगी आपको, +12 और -12। आप जैसे +12 को मान लो कि क्लॉकवाइज रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो जो -12 होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी हम किसी भी ऑर्बिटल यानी किसी भी कक्षक में जब 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अपोजिट स्पिन वाला शो करेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप दोनों को सेम बना देते हो तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे कुछ कि किसी भी सब सेल के लिए n की वैल्यू और नंबर ऑफ ऑर्बिटल ढूंढना आपको किसी भी सब सेल में, तो 2l + 1। इसमें l याद है ना, l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में जो पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। और अगर आपको किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड करने हैं तो 2 × 2l + 1, या फिर आप ले सकते हो ये वाला फॉर्मूला काम है। और अगर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर ढूंढने हैं आपको तो ये वाला फॉर्मूला तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 2n²। कोई भी सेल जैसे K सेल, L सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना आपको, तो ये 2n²। और ये क्या है बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। थोड़ा फर्क है, वहाँ पे सेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे थे अपन और यहाँ पे सब सेल के अंदर। ऑर्बिटल के शेप के बारे में, s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, उसके बारे में है ये। तो जैसे s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये देखो स्फेरिकल शेप होता है। s कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। शेप ऑफ p ऑर्बिटल कैसे दिख रहे हैं, देखो ये डम्बल शेप यानी डम्बल के आकार के होते हैं p ऑर्बिटल। ये px है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ये p y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसलिए py नाम रख दिया, z एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो pz। तो यहाँ आपने देखा s कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, p कक्षक की आकृति डम्बल शेप यानी डम्बलाकार होती है। ऐसे ही नई ऑर्बिटल्स जो होते हैं डबल डम्बल शेप, द्विडम्बलाकार बोलते हैं इनको। इसमें ये जो 3 दिख रहे हैं ना आपको, dxy, dyz और dzx, इनको बोलते हैं अपन प्लेनर ऑर्बिटल, तलीय कक्षक, क्योंकि ये तल में बनेंगे। जैसे इसी को अगर हम दोबारा बना के देखें, ये अपने पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, और अब अगर मेरे को यहाँ पे बनाना तो ये ऐसे बना हुआ, देखो एक्स वाई तल में बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन तलीय कक्षक प्लेनर ऑर्बिटल। और ये जो रिमेनिंग 2 दिख रहे हैं आपको, dx² - y² और dz², इनको बोलते हैं अपन एक्सियल ऑर्बिटल यानी कि अक्षीय कक्षक। ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल वो एक्सिस पे बनते हैं इसलिए इनको बोलते हैं अक्षीय कक्षक, और ये तीनों ऑर्बिटल तल में बनते हैं इसलिए इनको बोलते हैं तलीय कक्षक या फिर प्लेनर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ नॉट्स, एंगुलर नॉट्स, रेडियल नॉट, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। नॉट्स का मतलब होता है ऑर्बिटल के अंदर वो स्पेस, वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, उनको अपन बोलते हैं नोडल सरफेस या फिर नोड। और n कौन हुआ बताओ, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आपसे पूछा गया मेरे पास कोई ऑर्बिटल है 7s, अब आप बताओ इसमें कितने नोड्स होंगे यानी कितनी नोडल सरफेस होगी। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 7। या लाके पुट करेंगे 7 - 1 तो आपको आंसर मिलेगा
6 यानी 7s ऑर्बिटल के अंदर कितने नॉट्स होंगे? 6। सेम ऐसे ही अगर आपको एंगुलर नॉट पूछा तो L के बराबर, ये क्या बताओ? स्मॉल l, न कि 1 तो ऊपर लिखा हुआ था वहां पे। ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और रेडियल नोट्स के नंबर फाइंड करना तो n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, ये n माइनस 2 मत लिख देना, n माइनस एल माइनस 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स अपने को काम में लेने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले आ रहा अपने पास आप-बाउ प्रिंसिपल। आप-बाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी वाले सब सेल्स में भरने हैं और उसके बाद हायर एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है सब सेल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन आप-बाउ रूल्स। जैसे ये सीक्वेंस दे रखा, देखो अकॉर्डिंग टू आप-बाउ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या भरना है अपने को? 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p। ये एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस अपने पास चलेगा। s में आपको याद रखना, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। और d के अंदर भर सकते हैं मैक्सिमम 10, और लास्ट f उसमें आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। ये देखो 1s 2s मतलब स्कूल स्कूल, प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, DPS, ऐसा भी करके याद रख सकते हो आप। और बाकी ये सीक्वेंस है ही सही, पूरा लास्ट तक नहीं रखना इसको, बस 3s 4s यहाँ तक, 3D तक ही अपने को इसको याद रखना होता है, क्योंकि उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें अपन इनर्ट गैसेस को इंक्लूड कर देंगे, तो इतना बड़ा सीक्वेंस याद रखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे अपने को अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में। सेकंड जो रूल है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। पाउली ने कहा था कोई भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स जो हमने पढ़ी थी n n m s, उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई ऑर्बिटल है, इसमें मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, मान लो ये ऑर्बिटल है 1s2। तो आप बताओ इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 1 होगी। ठीक है, फिर s दिख रहा है अपने को, तो l की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मिलेगी? 0। जब l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0। लेकिन अब जो चौथी क्वांटम नंबर थी ना, स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 100% क्या आनी है? अलग, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और दूसरा अपोजिट। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर स्पिन क्वांटम नंबर +½ है, तो सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -½ तो इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है कि पाउली का नियम क्या है, तो अपने को लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाउली कोई भी ऑर्बिटल होता है उसमें किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हुन्स रूल, हुन ने कहा था झुंड नहीं बनाना, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एंटर नहीं करने हैं। जैसे यहाँ देखो आप 2p2 है, ये इलेक्ट्रॉन भरने अपने को p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में भर देते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उनने क्या कहा था? पहले झुंड नहीं बनाना, पहले क्या करना है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भरने हैं, उसके बाद पेयरिंग कर सकते हैं, पहले पेयरिंग नहीं कर सकते। जैसे अपने को p3 ये इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो अपन कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो भी सेम स्पिन, तीनों का चक्रण समान होना चाहिए, नहीं एक उल्टा कर दिया ऐसा बना दिया तो गलत होगा। पहले सारे इलेक्ट्रॉन भरने सिंगल सिंगल विथ सेम स्पिन, यानी समान चक्रण। अब अपन पेयरिंग कर सकते हैं, अगर यहाँ पे p4 होगा तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, p5 होगा तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, p6 होगा तो 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और p2 था तो ये जो एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए ये गलत काउंट होगा। कुछ एलिमेंट के लिए अपने पास एग्जाम्पल आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हाइड्रोजन 1s1 हमने कैसे लिखा? तो आप बाउ रूल्स में पढ़ा था ना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरना स्टार्ट करेंगे अपन? 1s के अंदर, और s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? 2 इलेक्ट्रॉन। पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा? 1s1। ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। हीलियम के लिए आ रहा है अपने पास 1s2 मतलब s के अंदर अपने को 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, और वो भी देखो अपोजिट स्पिन वाला। सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने इन सब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शंस है, अपवाद है। एक्चुअली यहाँ पे जैसे क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, होना तो क्या चाहिए था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 जो लास्ट में लिखा, लेकिन इसमें क्या होता है S में से एक इलेक्ट्रॉन का मूव कर जाता है 3d के अंदर। अब ऐसा क्यों हो जाता है, जैसे ये हो गया देखो 4s1 3d5 हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि d4 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तुलना में d5 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। d में अपन मैक्सिमम भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 का हाफ क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है d5 वाला, इसको बोलते हैं अपन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ज़्यादा स्टेबल होगा d5 की तुलना में। क्योंकि d में 5 इलेक्ट्रॉन जब अपन एंटर करेंगे तो एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेगा, 1 2 3 4 और ये 5 d5, इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू d4। सेम एज कॉपर के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते जाओगे तो आपको लास्ट तक ये मिलना चाहिए था, पर इसमें भी क्या होता है S में से एक इलेक्ट्रॉन का मूव कर जाएगा 3d9 के अंदर। तो अब अपना आंसर बन जाएगा 4s1 3d10। तो d10 का मतलब हुआ कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और ये मिल जाएगा अपने को फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फुल फिल है तो ये ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल होना ही था, इसलिए d9 के कंपैरिजन में d10 क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। तो 3D सीरीज जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की, उस 3D सीरीज के अंदर ये दो एलिमेंट जो है क्रोमियम और कॉपर, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये एक्सेप्शन वाले केस बनते हैं, इसमें 4s से 3D में और इधर भी 4s से 3D में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एलिमेंट अटेन करना चाहता। दैट्स ऑल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये अपना 11th की केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर था। अगली क्लास के अंदर अपन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।